नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह। दबाव समूह मतलब क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स, यानी कि मानवाधिकार संगठन हो गया, एनजीओ हो गया, सिविल सोसाइटीज हो गए। इन्हें एक तरह से ना आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वॉच डॉग होते हैं, जो सरकार के कामकाज होते हैं उस पर नजर रखने वाले, है ना। जो सरकारी तंत्र नहीं होता है कई मायने में, लेकिन वो वॉचडॉग के रूप में निश्चित तौर पर सामाजिक तौर पर तो काम करते हैं। अब इन सब से क्या होता है? राजनीति पर दबाव पड़ता है, तो राजनीतिक शुचिता बरकरार रह सकती है। यहां पर ये बातें की जा रही है। चलिए विस्तार से समझेंगे, एक एक मुद्दों को लेकर के देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आते रहे, यहां से प्रश्न यूपीएससी में भी आते रहे हैं, विभिन्न पीसीएस में भी आता रहा है। पॉलिटी के अलावा, पॉलिटी के साथ साथ आप इसे जो है गवर्नेंस वाले टॉपिक में भी रख सकते हैं। जो गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो इस तरह के टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, उससे पहले एक सूचना जो है वह यह है कि संस्कृति आईएएस अब इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है और लाइव ऑनलाइन माध्यम से रहेगा। जीएस फाउंडेशन बैच जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दो कोर्स का लॉन्च कर दिया गया है। 30 अक्टूबर 2025 को बैच की शुरुआत हो रही है और प्रथम 100 स्टूडेंट जो हैं उनको केवल और केवल 25,000 ही फी देना है। ध्यान रखिएगा, यह संपर्क सूत्र है, इस पर कांटेक्ट कीजिए, अधिक से अधिक जानकारी लीजिए। जो फैकल्टी हैं काफ़ी अनुभवी हैं, इनफैक्ट कई ऐसे फैकल्टी इसमें मिलेंगे आपको जो ऑलरेडी यूपीएससी में ऑफिसर हैं, तो आपको उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पर देखते हैं, जरा डिबेट पे आते हैं। भारतीय राजनीति में दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप की मैं चर्चा कर रहा था। मैंने पहले भी कहा कि ये एक तरह से वो संगठित समूह होते हैं जो सरकार की जो नीति है, निर्णय है, उसको प्रभावित करने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं। और देखिए, कई बार क्या होता है कि ये सत्ता में रहते हैं, कई बार नहीं भी सत्ता में रहते हैं। जनरली अगर आपसे पूछा जाए ना, तो इनके पास सत्ता नहीं होता है, लेकिन ये समाज के एक प्रमुख अंग के तौर पर निश्चित तौर पर रहेंगे। और ये विभिन्न चीजों में हो सकता है, सामाजिक आधार पर, आर्थिक, व्यावसायिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, तमाम हितों को और तमाम चीजों का प्रतिनिधित्व ये करते हुए विभिन्न संगठन आपको नजर आएंगे। भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह की अगर बात करेंगे, तो जैसे कि व्यावसायिक समूह की बात किया जाता है, प्रोफेशनल ग्रुप्स जिसको कहते हैं। अब देखिए, सीआईआई का नाम आप सबने सुना होगा। क्या है ये? भारतीय उद्योग परिसंघ। फिक्की का नाम तो सुना ही सुना होगा, बहुत चर्चा में रहता है। आप जो भी लोग प्रिपरेशन करते होंगे, न्यूज़पेपर जैसे ही ओपन करते होंगे, इकोनॉमिक्स का जो पेज होता है, उसमें फिक्की और सीआईआई तो जरूर सुनते होंगे। ऐसा ही एक है एसोचैम। ये सारे संगठन वो हैं जो व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र के हितों की रक्षा करते हैं और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर मेडिकल के तौर पे देखेंगे, तो भारतीय चिकित्सा संघ, आईएमए नाम सुना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ के क्षेत्र में है। ये सब क्या होते हैं? जो पेशेवर सदस्य हैं, उनके अधिकारों की और हितों की रक्षा करते हैं। इसके अलावा अगर आपने लेबर के विषय में सुना होगा, तो मजदूरों के जो अधिकार की रक्षा करते हैं वो कर्मचारी और श्रमिक संगठन, जैसे कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके अलावा हिंदू मजदूर सभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये वो हैं जो श्रमिकों की मजदूरी, कामकाजी स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार को प्रभावित करने का काम करते हैं। कृषि आधारित समूह के विषय में हम सभी जानते हैं कि जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, शेतकरी संगठन, ये किसान हितों की रक्षा की बात करते हैं। जैसे कि एमएसपी की बात किया जाए, ऋण माफी की बात किया जाए। जाति और धार्मिक आधारित संगठन देखेंगे, विश्व हिंदू परिषद, जमीयत उलेमा हिंद, दलित पैंथर्स, ये धार्मिक और जातीय समूह हैं। ये इनकी रक्षा करते हैं, इनके हितों की रक्षा करते हैं और सोशल जस्टिस के तरफ कहीं न कहीं सरकार का ध्यान दिलवाते हैं, राजनीति का ध्यान दिलवाते हैं। एनजीओ और सिविल सोसाइटी सबसे महत्वपूर्ण ये होते हैं, एनजीओ और सिविल सोसाइटी। जैसे कि ग्रीन पीस इंडिया की बात करेंगे, सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे, ये पर्यावरण के मुद्दा हो गया, मानवाधिकार के लेखों की चीजें हो गया, महिला सशक्तिकरण की बात। जैसे एक पेटा अभी देखा आपने, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उसके अधिकार को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर के चले गए, आपने देखा। तो दबाव समूह किस तरह से काम करता है, आपने यहां एक अच्छा उदाहरण से आप इसको देख सकते हैं। जैसे छात्र संगठन भी तो हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीपी, नेशनल इंस्टीट्यूट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एनएसयूआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई, ये सारे जो है सरकार के शिक्षा नीति, छात्रों के अधिकार, सामाजिक मुद्दों पर सरकार को लगातार प्रभावित करने का काम करते रहते हैं। ये कुछ उदाहरण हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो कुछ उदाहरणों के जरिए आप बता सकते हैं, यहां पर यह काम आ जाएगा। अब भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यही अंग होता है प्रश्न का, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि नीति निर्माण जो किया गया है समाज के लिए,
प्रशासन ने किया है, तो वह कहीं ना कहीं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने वाला होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर जन कल्याण का उद्देश्य जो है उससे भटक जाएगी सरकार। तो नीति निर्माण पर ध्यान रखना, उसको प्रभावित करने का काम ये विभिन्न जो दबाव समूह होते हैं वो करते हैं इन चीजों को लेकर के। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, किसान संगठन की चर्चा करते हैं। 3 कृषि कानून आया था, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, आंदोलन हुआ और सरकार को तीनों किसान जो कृषि कानून था उसको वापस लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये बात समझ में आ रहा है। ऐसे डेमोक्रेसी की हम जब बात करते हैं तो दबाव समूह क्या करते हैं, हमारे देश की लोकतांत्रिक भागीदारी को और भी मजबूत करते हैं, सुनिश्चित करने का कोशिश करते हैं, आम जनता की आवाज बनते हैं और ये आवाज जो है नीति निर्माता तक पहुंचती है। जन जागरूकता बेहद आवश्यक है डेमोक्रेसी में। जनमत निर्माण करते हैं, विभिन्न मुद्दे पर लोगों से चर्चा करना, सामाजिक डिबेट करना, राजनीतिक दलों पर इन सब से प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो नीति निर्माण पर फिर इसका अंततः प्रभाव देखने को मिलता है। संतुलनकारी भूमिका भी निभाते हैं, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, नीतियों की जमीनी हकीकत के अनुसार चीजों को ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसके क्या नकारात्मक प्रभाव है, या ऐसे दिया जा सकता है कि दबाव समूह, भारतीय राजनीति में दबाव समूह की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो जब आलोचनात्मक परीक्षण हो गया, ये जो पूछल्ले शब्द होते हैं ना प्रश्न का, उस पर ध्यान देना है। आलोचनात्मक हो गया तो निश्चित तौर पर नकारात्मक चीजों पर ज्यादा बात करनी है। आलोचना का मतलब केवल ये नहीं है कि निगेटिव पॉइंट बताना है, पॉजिटिव भी बताने हैं, लेकिन पॉजिटिव कम और नेगेटिव पर ज्यादा बातें करनी है, ये हो जाएगा। तो दबाव समूह केवल अपने संकीर्ण हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करने लग जाते हैं। बहुत सारे एनजीओ देखेंगे, संस्था देखेंगे, सार्वजनिक हित की अनदेखी करके अपने जो कुछ हित है उसके लेकर के काम करते हैं। कॉर्पोरेट लॉबिंग के माध्यम से पारदर्शिता और निष्पक्षता को लगातार प्रश्न उठता रहा है। तो इन सब चीजों से परेशानी भी हो सकता है। लेकिन वही बात है कि निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है। देखिए, भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमने कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझ लिया है। वे न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने का काम करते हैं, बल्कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, जितने हमने उदाहरण के माध्यम से देखा है। बस ये ध्यान रखना है कि उनका उद्देश्य संकीर्ण नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना ही उनका उद्देश्य होना चाहिए, ताकि विशेष वर्गों के हित की बजाय जो है वह जनहित के लिए काम कर सके, यानी कि लोक कल्याण के लिए काम किया जाना चाहिए। और इस तरह से दबाव समूह जो है अपने उद्देश्य को भी पूरा कर पाते हैं। वही बात नहीं तो क्या होगा कि जिस की चर्चा हमने निष्कर्ष में किया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ खास वर्ग के लिए या कॉर्पोरेट लॉबिंग के लिए वो फिर काम करने लग जाएंगे और जन कल्याण धूमिल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को विस्तार देते हुए आपको प्रश्न इस तरह के आते हैं इस टॉपिक से, तो लिखना होगा, फिर आपका आंसर बेहतर होगा। ठीक है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको किसी और टॉपिक पर अगर डिबेट चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, उस पर फिर हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।